बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। एक गोली का जवाब 10 गोलियों से दिया जाएगा, केपी हुकूमत का ऐलान, और फिर तहरीक इंसाफ का इनकलाब। पाकिस्तान में क्या वाकई इनकलाब आ रहा है, इसकी तफसील व्यूअर्स आपके सामने रखेंगे। और फिर एक तोता है जो मिलिट्री ट्रायल की बात कर रहा है, इसने क्या कहा और ये मिलिट्री ट्रायल कैसे होगा ये भी आपको बताएंगे। और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, जो जजेस कमेटी है, उसके मीटिंग मिनट सामने आए जिसमें 9 लार्जर बेंचेस तश्कील दे दिए गए हैं। अब ये 9 लार्जर बेंचेस कौन कौन से मुकदमात सुनेंगे, वर्स इसका भी हाल अहवाल में आपके सामने रखूंगा। और फिर पंजाब वर्सेस केपी के जो इस वक्त लड़ाई हो रही है, और आइंदा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 अक्टूबर को मजीद एहतजाज का ऐलान किया है, इस पर पंजाब हुकूमत की, पंजाब पुलिस की और केपी हुकूमत की अब क्या हिकमत अमली है, इसका मुकम्मल हाल अहवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम के शुरू में एक जुमला हमारे वज़ीर ख़जाना के लिए। उन्होंने अब से कुछ ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो ये कहते हैं कि कौम को मुबारक हो, पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें तारीखी इजाफा हुआ। जब हम ये जुमला सुनते हैं तो हमें फौरी तौर पर यह तासुर मिलता है कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री फ्लरिश कर गई, पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी ख़त्म हो गई, पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान बाहर रहने की बजाय, बाहर की दुनिया के लिए काम करने के बजाय अब पाकिस्तान वापस चला गया है। और पाकिस्तान के अंदर जो हमारी बरामदात हैं इसमें खातिर खा इजाफा हुआ। और 3 साल की कारकर्दगी हुकूमत की हमारे सामने है कि मुल्क के अंदर अब दूध और शहद की, और वो भी खालिश शहद की नहरें जो हैं वो बह रही हैं। किसी ने कौम को ये नहीं बताया कि ये जो पैसा ज़र मुबादला जो डॉलर्स की शक्ल में हमारे पास मौजूद है हमारे अकाउंट्स के अंदर, पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास, ये पैसा भीख का पैसा है। ये वो पैसा है जो उधार मांगा गया। उधार पर कौमें नहीं खड़ी होती बल्कि कौमें गर्क हो जाती हैं। उधार के ऊपर तो आप अगर बिल्डिंग भी खड़ी करें, अल्टीमेटली आपको उसका इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ता है, और अगर इंटरेस्ट ना दें तो फिर उसे भी डिमोलिश कर दिया जाता है या फिर उसके ऊपर कब्जा हो जाता है। कौम को भीख मांगने का एक नया तरीका ये ज़र मुबादला और इस तरह से आपके सामने रखा जाता है। पाकिस्तान के अंदर अगर बरामदात में इजाफा हो और फिर ज़र मुबादला आता पाकिस्तान में, तो फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। ये 7 अरब डॉलर पर देखना ही होगा कि हुकूमत कितने दिन उछलती है, और उनके पास जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो इन्होंने क्रिएट की कर्ज लेकर, ये कितने दिन विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है इनके लिए रहती है। तो कौम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। ज़र मुबादला जब आप कर्ज लेकर अपने बैंकों को भरेंगे, पाकिस्तान की स्टेट बैंक को भरा जाएगा और कहा जाए कि ज़र मुबादला इसमें इजाफा हो गया, तो पहले पाकिस्तान की आवाम को वो तमाम सहूलियात दें, बरामदात में इजाफा करें, और फिर इस किस्म के आप क्लेम करें कि हम वाकई तरक्की के रास्ते पे हैं। उधार लेकर, कर्ज लेकर कभी भी तरक्की नहीं आएगी, याद रखिएगा। और जब तक हम पाकिस्तान के नौजवान को इक्विप नहीं करते नए स्किल सेट से, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। आप 7 अरब को छोड़कर 50 अरब कर्जा लेकर ये नारा लगा दें, इससे पाकिस्तान की तरक्की नहीं है बल्कि पाकिस्तान बहुत पीछे जा रहा है। फिर होगा क्या, ये हुकूमत चली जाएगी। इस हुकूमत के जाने के बहुत सारे इंडिकेटर्स मौजूद हैं, और मईशत अगले 6 महीने साल अगर ये खड़ी कर भी लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब इस हुकूमत ने अगर अपने 5 साल पूरे कर भी लिए और चली गई, तो ये सारे का सारा कर्ज पाकिस्तान की रियासत ने अदा करना है, पाकिस्तान की आवाम ने अदा करना है। हमें आज ये भाषण दिया जाता है कि देखें जी, पिछले 3 सालों में जो फाइलर्स थे टैक्स वाले वो 3 लाख थे, आज ये नंबर्स बढ़कर 7 लाख पर पहुंच चुके। लेकिन आप पाकिस्तान की आवाम को बदले में क्या दे रहे हैं, ये सबसे अहम सवाल है। बरतानिया की एग्जाम्पल्स देने के लिए आपको यहाँ की अदालतें नज़र आती हैं कि देखें यहाँ पर अदालतें मौजूद हैं, यहाँ पर निज़ाम मौजूद है, और आप दिन रात जो हैं वो कसीदे पढ़ते हैं और आकर रहना भी यहाँ पर पसंद करते हैं। और पाकिस्तान जो है वो सिर्फ आपने शिकारगाह बना लिया। लेकिन जब यहाँ की आवाम टैक्स देती है तो बदले में उन्हें सहूलियात भी दी जाती हैं। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वफाकी वज़ीर ख़जाना की तरफ से। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूँ कि जजेस कमेटी का एक इजलास हुआ और इसके अब मीटिंग मिनट्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। ये 23 सितंबर को जो इजलास मुनक्किद किया गया इसकी कार्रवाई के हवाले से है, और इसमें चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो शामिल थे, जबकि 20 सितंबर के इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम दस्तयाबी के बाइस ये नहीं हो सका।
और सेक्रेटरी कमेटी ने अरकान को जस्टिस मंसूर के खत के बारे में आगाह किया और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत हंगामी मुकदमा 14 रोज में सुने जाने हैं, इसलिए दर्ज जैल फैसले किए गए। ये इसके मीटिंग मिनट्स में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अब गौर कीजिएगा कि अगर जस्टिस मंसूर अवेलेबल नहीं थे, उन्होंने जस्टिस अमीन को बुला लिया और फिर उसके बाद एक कमेटी तश्कील दे दी गई जिसने अपनी मर्जी के फैसले कौम के ऊपर, पाकिस्तान की अदालती निज़ाम के ऊपर और तमाम जजेस के ऊपर थोप दिए हैं। अब हुआ क्या जी, कमेटी इजलास में मुतादिद पुराने मुकदमात को मुकर्रर करने के फैसले किए गए, जिनमें 63A को 30 सितंबर को भी मुकर्रर करने का फैसला किया गया, यानी अभी कल जो है इसकी समाअत होने जा रही है। 63A के लिए चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है समाअत करने जा रहा है। व्यूअर्स याद रखिएगा, ये केस पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे अहम केस होने जा रहा है। 63A इस बात का फैसला करेगा, एक मुकदमा, ये केस, ये 5 जजेस का बेंच कि पाकिस्तान में लोटाक्रेसी होगी, पाकिस्तान में जमहूरियत की जो मिसाल और जो तारीफ बिलावल जरदारी ने पाकिस्तान की अवाम के सामने रखी है, असल में ये बेंच इससे इख्तलाफ करता है या इकरार करता है या पहले से इन्होंने प्लान बनाया, इसका फैसला कल हो जाएगा। क्योंकि 63A के तहत लोटाक्रेसी को पाकिस्तान के अंदर आम किया जाएगा। 63A के तहत पाकिस्तान में वो जमात जिसे तहरीक इंसाफ के नाम पर वोट मिला, वो अरकान असम्बली जो पाकिस्तान में इमरान खान के नाम पर असम्बली में पहुंचे, इन्हें खरीदा जाएगा, इनकी मार्केट लगेगी, व्यापार होगा और इसे जमहूरियत का हुसन जो है वो कहा जाएगा। और 63A का ये फैसला पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर अगर इन्होंने उसके हुकूमत के हक में ये दे दिया और जमहूरियत के खिलाफ फैसला दिया, तो ये जमहूरियत के लिए स्याह दिन के तौर पे हमेशा जो है वो याद रखा जाएगा। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, बहुत ही दिलचस्प है, जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर दोनों के इख्तलाफात आपके सामने हैं काजी साहब के साथ, और अगर वो चाहते तो जब भी बेंच बन रहा था तो अपनी मर्जी के बेंच बनवा सकते थे ना, कि जनाब ये नहीं होगा, ये होगा। लेकिन काजी साहब को देखे इतनी जल्दी थी कि इन्होंने छुट्टियों से पहले जस्टिस मंसूर को कहा और उस कमेटी के मीटिंग मिनट्स भी सामने आए जिसमें ये कहते रहे कि आप फिक्र ना करें, जजेस छुट्टियों पे, तो क्या हुआ, हम इनको वापस बुला लेते हैं। और फिर वो एक बेंच बनाना चाहते थे लेकिन वो बेंच नहीं बन सका। अगर जस्टिस मंसूर चाहते तो अपनी मर्जी के बेंचेस तश्कील दिए जा सकते थे जस्टिस मुनीब की मदद से, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। काजी साहब ने अमीनुद्दीन के साथ, जस्टिस अमीनुद्दीन के साथ मिलकर ये बेंच जो है वो तश्कील दिया और 63A का फैसला ये इस चीज़ का तयन कर देगा कि आईनी पैकेज इस मुल्क में आएगा या नहीं आएगा। मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दूं कि जहां पर 3 एक्सटेंशंस की बात की जा रही है, वहीं पर फैसल वाडा ने एक वीडियो क्लिप के जरिए पाकिस्तान में जो आपके अली अमीन गंडापुर हैं उनके ऊपर और फिर मोहसिन नकवी साहब के ऊपर भी तनकीद की। और वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो अपनी औलाद को कबूल नहीं कर सकते तो बाप को कैसे कबूल करेंगे। गंडापुर पहले कहते थे किसी का बाप बंद नहीं कर सकता, तो बंद करके दिखाया। फिर कहते थे किसी का बाप जेल में नहीं डालेगा, वो भी करके दिखाया। फिर कहा कि किसी का बाप ट्रायल नहीं करेगा, वो भी आइंदा आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा। फिर उन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए रेप के और बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं। बहुत ही संजीदा किस्म के ये इल्ज़ामात हैं। इसका भी ऑब्वियसली अली अमीन गंडापुर को डायरेक्ट जवाब देना चाहिए, फैसल वाडा को। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वजारत दाखिला क्या छोले बेचने के लिए रखी है, ये जहाज़ और हेलीकॉप्टर किसके लिए हैं। मैं तो बहुत मेरिट पर काम करता हूँ, मैं तो इसे पतंग की तरह नीचे ले आऊँगा। मैं बड़ा क्लियर हूँ, अब मैं पाकिस्तान को अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं बनने दूंगा। तो ये गुफ्तगू है फैसल वाडा की और ये देखना होगा कि इसका रिएक्शन क्या आता है, या फिर ये भी हो सकता है कि फैसल वाडा को कहा गया हो कि आप ज़रा गुफ्तगू करें, हम कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं। और उन्होंने ये तमाम गुफ्तगू की कि पाकिस्तान को मैं क्रिकेट टीम नहीं बने दूंगा। यानी इससे पहले हुकूमत के अंदर से ही इस किस्म की तनकीद अपने ही बंदों के ऊपर नहीं की गई। और दोनों शख्सियात के हवाले से ही कहा जाता है कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के और ऑब्वियसली उनकी नुमाइंदगी करते हैं। चूँकि माजी के अंदर राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके कि जनाब वो तो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं और फिर इनका पाकिस्तान की हुकूमत में फिर निगरान वज़ीर आला का किरदार। और फैसल वाडा जो गुफ्तगू कर रहे हैं एक तरह से, या भी ये नई जंग जो है शुरू हो गई या फिर ये कंपटीशन बढ़ाने के लिए फैसल वाडा ने ये तमाम बातें कही और वो ऑब्वियसली किसी के कहने पर की होंगी। लेकिन अली अमीन गंडापुर के हवाले से जो सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई, अली अमीन गंडापुर को पहले तो जी इनको जो इनके ऊपर कहा गया कि जनाब इनके ऊपर चार्जेस हैं, तो इस चीज़ का बाकायदा
जवाब देना चाहिए और इसे अनअटेंडेड इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए। व्यूअर्स, दूसरी जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है पाकिस्तान में, और ये कुछ खबरें मैं आपके सामने रख देता हूँ और इसकी टाइमलाइन, एंड देन विल डिस्कस कि अब आइंदा का लाएमल क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इनकलाब की बात कर रही है ये सेकंड फेस में क्या दाखिल हो चुका है, और इसके लिए खान साहब का बाकायदा तौर पे लाइन ऑफ एक्शन है क्या। देखिए जी, एक जो स्टेटमेंट जारी हुआ हुकूमत की तरफ से जब अली अमीन गंडापुर KPK से चले, तो दूसरी तरफ से उस्मा बुखारी ने बहुत ज़्यादा तनकीद की और टेलीविज़न पर बैठकर वो बाकायदा तौर पे KP हुकूमत को ललकारती रही। अली अमीन गंडापुर के हवाले से स्टेटमेंट्स उन्होंने जारी किए। अली अमीन गंडापुर के हवाले से वो कहती हैं कि सरकारी वसाइल को आग लगाकर गुंडागर्दी की, लेकिन सर पटक पटक कर पंजाब में दाखिल हुए, बगैर वापस लौट गए। ये कमाल है वज़ीर आला पंजाब का, उन्हें अपनी हुकूमत की रिट मनवाना आती है। पंजाब में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी निजी मलेशिया और जदीद असले के साथ पंजाब आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने PTI के एहतजाज में शिरकत के लिए लियाकत बाग पहुंचने का ऐलान किया, और फिर उसके बाद ये सारी स्टोरी जो है आपको मालूम है कि वहाँ पे असल में हुआ क्या। लेकिन अब इस दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर ने उस्मा बुखारी का और पंजाब हुकूमत को जवाब दिया, और वो ये कहते हैं कि इनकलाब आएगा और इनकलाब बहुत जल्दी आएगा। एक गोली चली तो हम 10 गोलियां बरसाएंगे। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लेकिन हमने मुल्क के लिए उफ तक नहीं की। अब हम पर भी गोलियां बरसाई जा रही हैं। 2 कारकुनों को गोलियां मारी गई, तीसरे कारकुन को गोली मारी गई जिसका पता नहीं चल रहा। हम पर सीधे शेल मारकर 50 से ज़्यादा कारकुनान को ज़ख्मी किया गया। पंजाब की हदूद में हर 3 किलोमीटर पर हम पर शेल और गोलियां बरसाई गई। पूरा पाकिस्तान हमारा है। मुल्क को मुबारकबाद देता हूँ। आज कई पुलिस एहलकार हमारे हथे चढ़े, लेकिन मैंने उनको रेस्क्यू किया। पंजाब पुलिस के नौजवान, अगर अपने बाप की औलाद हो तो बयान दो कि हमने तुमको छोड़ दिया। गोली बरसाएगा तो इस पर गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे, हम 10 गोलियां चलाएंगे। तुम एक शेल और लाठी मारोगे, हम 10 शेल और लाठियां तुम पर चलाएंगे। अगर तुम लोग कहते हो कि सब हमारा है और वो हमें मारेंगे, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं। ये मेरा वाज़ेह पैगाम है, धमकी नहीं, और ये इस्लाह का आखिरी मौका आपके पास है। इदारे कौम की आवाज़ नहीं बन सकते और कौम की राय की इज्जत नहीं कर सकते, तो साइड पर हो जाएं। अवाम के फैसले अवाम को करने दें, सियासतदानों को सियासत के फैसले करने दें, इदारे बीच में ना आए और फिर देखें आगे क्या होता है। अच्छा, इससे लग ये रहा है कि खान साहब को जिस तरह कहा गया कि आप इसको कॉल ऑफ करें, कल भी लगता है कि कोई ऐसी मूवमेंट हुई है जिसके बाद ये सब बातें कही गई हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा कि इदारे साइड पे हो जाएं। और यकीनन अली अमीन गंडापुर के राब्ते भी हैं और उन्हें ये पैगाम भेजा गया कि आप पीछे चले जाएं, नहीं तो इसके नताइज होंगे। देखें, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने ना इनकलाब शऊर का लेकर आए, और इस बात को उनका दुश्मन भी मानता है। और खान साहब ने ये जो माइंड गेम्स हैं इस तरह से खेली, उनके असाब इतने मजबूत हैं कि उनका दुश्मन भी कहता है कि बहुत टफ हैं, उन्हें तोड़ना मुश्किल है, और ये साबित उन्होंने किया। खान साहब जेल में होने के बावजूद पाकिस्तान की आवाम को बाहर निकालने में कामयाब हो गए। अब ये इनकलाब इनके सरों पर चढ़कर बोल रहा है, और ख़तरा इनको अब ये लग गया है कि अगर हमने इमरान खान को इन हालात में छोड़ दिया तो फिर ये इनकलाब यकीनन हमारे घरों के अंदर दाखिल हो जाएगा। अगर आज फैसल वाडा ये बात कर रहे हैं ना कि देखें हम आपको मिलिट्री कोर्ट भी में ले जाकर दिखाएंगे, तो यकीनन ये इनके पास आखिरी मौका है। और मैंने जो प्रोग्राम के शुरू में बात की ना कि 63A इस बात का फैसला कर देगा ये केस कि हुकूमत के नंबर्स पूरे होंगे या नहीं होंगे। मैं कल से ये मुसलसल ये बात कर रहा हूँ कि आप अपने MNAs के ऊपर नज़र रखें और ले जाएं इन्हें KPK के अंदर, और इनकी भी निगरानी करें जिनके ऊपर आपको शक है। इनके ख़ानदानों के साथ अगर कोई ज़बरदस्ती किसी को उठाता है तो उसके ऊपर आप आवाज़ बुलंद करते हैं। आपने तो मोहब्बत और प्यार और मेहमान बनाकर इनको लेकर जाना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इस हवाले से कोई मसला होगा, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान असम्बली जो इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, उन्हें वॉलंटरीली अपने आप को सरेंडर करना चाहिए KP हुकूमत के सामने। ये सरेंडर वैसा सरेंडर नहीं है, ये पॉजिटिव मायने में मैं कह रहा हूँ कि वो जाएं और अपनी हिफाजत के लिए अली अमीन गंडापुर को कहें कि लोगों को लगाएं
اور پاکستان کی عوام پہرا دے گی اگر آپ اس قسم کا کام کریں گے، کیونکہ 41 جن لوگوں نے بکنا ہونا اور پھر وہ چھپتے پھریں گے، تو آبویسلی اس کے اندر ایک ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ ضرور کریٹ ہوگا کہ یہ 63A کا فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں، اور جس طرح ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کا نظر ثانی فیصلہ آ گیا تو پھر یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ ویورز یاد رکھیں کے پی حکومت کو یہ کرنا پڑے گا، ادروائز گیم جو ہے بہت دیر ہو جائے گی اس میں، اور گیم یہ الٹانے کے لیے جو پلاننگ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ویورز سے یہ بھی خبر دے دوں کہ پاکستان کے اندر کچھ ایسی شخصیات ہیں جنہیں باقاعدہ طور پہ ماضی میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی آشرواد حاصل رہی، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے بہت قریب تھے، لیکن جس طرح سے ان کے راستے جو ہیں وہ پاکستان مسلم نون سے نواز شریف صاحب سے جدا ہوئے، اس کے بعد انہوں نے ایک نئی جماعت بنائی اور پھر ان لوگوں کو اس جماعت کے اندر لیا گیا جو اس حکومت کو چلا بھی چکے ہیں، شامل بھی رہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب بھی ہیں، اور اب ان کی طرف سے عمران خان کے حق میں بیانات آ رہے ہیں اور اس حکومت کے خلاف بیانات آ رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا کہا کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ الیکشن مسئلے کا حل نہیں، نواز شریف آج خاموش رہے تو کل جواب دینا پڑے گا۔ اور شاہد خاقان عباسی یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی سینیٹرز نے آئینی ترمیم نہیں دیکھی، جو ترمیم کرنا چاہتے ہیں وہ عوام کے سامنے رکھیں۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پڑھے بغیر قانون پاس ہوتا ہو۔ برطانیہ کے اندر جب بریگزٹ نے اور آپ نے اپنے آپ کو یورپی یونین سے الگ کرنا تھا نا، تو اس پہ دنیا بھر میں بحث ہوئی، برطانیہ کے ہر گھر میں بحث ہوئی، لوگوں نے باقاعدہ اپنے اپنے علاقوں سے لانگ مارچ کیا، پارلیمنٹ کے باہر گئے، اپنا فیصلہ سنایا، پھر ریفرینڈم ہوتا ہے، چونکہ یہ قوم نے فیصلہ کرنا تھا، برطانوی قوم نے یہ فیصلہ کرنا تھا، یہاں کے لوگوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ یورپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ تو اس سے ہم نے کئی برس پہلے پورے برطانیہ کے اندر ڈیلیبریشنز ہوتے ہوئے دیکھی، لوگوں کو بحث کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ بحث پارلیمان کے اندر نہیں ہوئی بلکہ باہر بھی ہوئی، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گی، اس سے باہر نکلنے کا مطلب کیا ہے۔ برطانیہ کے میڈیا نے ہر نقطے کو قوم کے سامنے رکھا، اس میں ہیٹرز بھی تھے، اس میں پیار کرنے والے بھی تھے، لیکن الٹیمیٹلی جو فیصلہ ہوا وہ قوم کے سامنے رکھا گیا اور قوم نے اس کے بعد فیصلہ کیا۔ لیکن ہمارے آئین کے اندر آپ ترمیم کر رہے ہیں، اور جو پاکستان کی عوام جو سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے، آپ نے اسے اس میں شامل ہی نہیں کیا۔ قوم کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ 63A کس بلا کا نام ہے۔ آرٹیکل 8 اور 9 آپ ختم کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر ترامیم کریں گے، اس سے عام آدمی کے حقوق پر کس طرح اثر انداز ہوا جا سکے گا۔ پھر آپ ملٹری کورٹس کے قیام اور پھر جو پروٹیکشن کچھ عہدوں کو دیں گے اور ایکسٹینشن دیں گے، اس پر بھی قوم کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ یہ چند افراد کا فیصلہ ہے، یہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ نہیں ہے، اور یہ تمام چیزیں ہوئی۔ اور یہ جو بات شاہد خاقان عباسی صاحب کر رہے ہیں اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ جب تک عوام کو بتایا نہ جائے، سینیٹرز تو سر بہت دور کی بات ہے جو اس وقت کٹ پتلی ہیں، اصل سٹیک ہولڈرز عوام ہے، ان کو بتائیں کہ یہ ترامیم کیا ہیں اور یہ ملک کے حق میں یا نہیں ہے، کیونکہ فیصلہ 3 ایکسٹینشنز کا ہے، تو کس طرح سے عام آدمی کو بتایا جائے گا؟ کبھی بھی نہیں بتایا جائے گا۔ پھر کسی کو اندازہ ہی نہیں کہ آئینی کورٹس کی حدود کیا ہوگی۔ ترامیم اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ ایک شخص چیف جسٹس نہ بن سکے۔ شاہد خاقان عباسی نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے راستے سے ہٹ گئے، نواز شریف کے پاس خاموش رہنے کا آپشن نہیں ہے، اگر وہ خاموش رہتے ہیں تو کل ان کو جواب دینا پڑے گا۔ ماضی میں قاضی صاحب کے حوالے سے یہ تاثر ضرور تھا کہ اگر یہ عمران خان کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو آنے والے دنوں کے اندر یہ نواز شریف اور اس حکومت کے خلاف بھی بات کریں گے اور یہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیں گے۔ اگر قاضی صاحب ایسا کرتے تو یقیناً ان کی عزت اور احترام بڑھ جاتا، لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ وہ تمام لوگ غلط تھے جو ان کے قصیدے پڑھتے رہے، اور انہوں نے سب لوگوں کو حیران کر دیا۔ اور آج پاکستان کے اندر قاضی صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے، قاضی صاحب کے کنڈکٹ کی وجہ سے، قاضی صاحب کی جو سیاسی مداخلت ہے فیصلوں کے اندر، اور جس طرح سے ان کی چیمبر کی مداخلت ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کی تباہی کا باعث بننے والے جج ہیں، جنہوں نے اپنی عدالت، اپنی ایکسٹینشن اور اپنے سواد کے لیے اس ملک کو جو ہے داؤ پر لگا دیا، اور پاکستان اس وقت جل رہا ہے، پاکستان کی جمہوریت تباہ ہو رہی ہے، اور اس میں قاضی صاحب کا ہی صرف ہاتھ ہے۔ اگر یہ کھڑے ہو جاتے نا اور بینچز اور بلے کا نشان، تو آج ملک کے حالات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ بلے کا نشان چھیننے سے لے کر
آج تک جتنے فیصلے قاضی صاحب کی عدالت سے آئے وہ ویورز آپ کے سامنے ہیں۔ اس شخص نے پاکستان کو تباہی کے اس دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ آپ کی 3 سال کی ایکسٹینشن یا آپ کی آئینی عدالت کا 5 سال کے لیے جج بننا اس ملک کو جس طرح دلدل میں دھکیل رہا ہے، خدا کے لیے ابھی بھی رحم کریں اور 25 اکتوبر کو پاکستان کی جان چھوڑ دیں، عزت سے چلے جائیں۔ یہ 2 راستے آپ کے سامنے، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ ویورز، یہ نشست تھی ہماری، اگلی نشست میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔